Good morning, members. This is the next video in the series of the case studies that we are discussing of recent exams. ये भी एक केस स्टडी है based on the concept of FCFE and FCFF valuations of equity valuations basically I should say. और ये recent अभी members को काफी को एग्जाम में आ चुकी है. बेहद आसान केस स्टडी है, मुश्किल नहीं है, बट हाँ ना की हो या डिफरेंटली इफ यू गेट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर एग्जाम तो कई बार हम लोगों को दिक्कत हो सकती है. पहले थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि एफसीएफ और एफसीएफएफ वैल्यूएशंस किस तरीके से होती हैं. तो देयर आर टू टर्म्स बेसिकली, वन इज कॉल्ड फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, है ना. सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग फ्री कैश फ्लो टू द फर्म अप्रोच, तो आप लोग दो लोग फाइनेंसर्स होते हैं बिजनेस के. वन इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसर, सेकंड वन इज कॉल्ड डेट प्रोवाइडर्स. तो जब आप फ्री कैश फ्लो टू द फर्म निकाल रहे हो तो टेक्निकली आप लोग फ्री कैश फ्लोज निकालते हो फॉर द डेट एंड इक्विटी प्रोवाइडर्स बोथ. मतलब इन दोनों के रिलेशन में कोई भी खर्चा आप माइनस नहीं करोगे, फिर चाहे वो इंटरेस्ट पेमेंट हो, फिर चाहे वो डेट की प्रिंसिपल रीपेमेंट हो, है ना. तो इनको घटाए बिना जो आपके कैश फ्लोज आते हैं उसको हम बोल देते हैं फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म. अगर इसमें से आप डेट प्रोवाइडर्स के हिस्से का अमाउंट माइनस कर दो तो बैलेंस लेफ्ट विद यू इज कॉल्ड फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी. देन अगर आप लोगों के पास कभी फ्री कैश फ्लो टू द फर्म निकालने के बाद उसकी वैल्यू निकालनी हो, बिजनेस की वैल्यू निकालनी हो, तो जो फ्यूचर में कैश फ्लोज होंगे, फ्री कैश फ्लोज होंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू. बट जब आप फ्री कैश फ्लो टू द फर्म यूज करोगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप कैश फ्लो इक्विटी और डेट दोनों के लिए कैलकुलेट कर रहे हो. हेंस द डिस्काउंट रेट शुड ऑलवेज बी बोथ फॉर बोथ, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. And if you are using the cash flow for only for equity, then the discount rate should also be used only for equity. That is called cost of equity, calculated as by using CAPM. ठीक है. तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसको कि बार बार एग्जाम में आ रहा है रिपीटेटिव मोड पे. बेहद आसान, 2 मिनट में हम लोग कर लेंगे, बट उससे पहले यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द एफसीएफए एंड एफसीएफएफ. अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो एक बार थोड़ा सा अपनी बुक्स में से जहां से आप रीड करते हो, जिन टीचर से पढ़ते हो, वहां से एक बार जरूर स्टडी कर लें. उसके बाद जरूर इसकी स्टडी को आप लोग बड़े आराम से कर पाओगे. तो इसके बाद हमारे पास जो एफसीएफएफ आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एफसीएफएफ निकलता कैसे है? नो पैट. सबसे पहले तो नो पैट का मतलब क्या है ये आप लोगों के सामने दिख रहा है. नो पैट का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको एबिट भी बोल देते हैं आप लोग कई बार, minus directly tax without reducing the interest because you are calculating the free cash flow for the firm. So no PAT आ गया, EBIT में से इंटरेस्ट घटाकर उसमें जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो माइनस कर दी जाता है और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो पहले डिडक्ट करी होंगी दैट शुड बी एडेड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड. तो ये आपकी एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपके सामने दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, इसके बाद आप लोगों के पास क्या निकल के आ जाता है? फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म. और फ्यूचर में होने वाले फ्री कैश फ्लोज की इफ यू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू देन यू विल बी लेफ्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दीज बिजनेस वैल्यूएशन. सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दिस. होप दिस इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, or you can change the settings on YouTube, that is to the best specification or what you can say the pixels and all, जो अच्छी specification के साथ आए तो उसमें आपको properly ये दिखेगा. A valuer has prepared the following scenarios for Reliance Limited. There are two scenarios, scenario 1 and scenario 2. The scenario 1 is written very short items. Tax rate is 40%, WACC weighted average cost of capital is 12%, debt ratio is 10%. That means debt ratio is 10%, that means 90% is from equity. FCFF constant growth rate is 3%, unlimited time growth rate is 3%. Year 0 cash flow to the firm is 30 million. So year 0 cash flows are 30 million. जब भी आपको कभी परपेचुटी तक के कैश फ्लोज का फॉर्मूला लगाना होता है तो वो फॉर्मूला इस तरह से काम करता है कि जब आप कैश फ्लो ईयर 1 के ऊपर फॉर्मूला लगाते हो डिवाइड बाई WACC माइनस G या KE माइनस जिसको आप याद रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक साल पहले की वैल्यू दे देता है कैलकुलेट करके. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बाकी वीडियोस में, मैंने इसके ऊपर ही वीडियो बना के रखी हुई है काफी क्वेश्चंस में, तो आप उनको जरूर देख सकते हैं, या नीचे आपके सामने स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है उसमें आप मुझे मैसेज करके
इस छोटी सी वीडियो का लिंक मांग सकते हैं कि हाउ द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एक्चुअली वर्क। तो जिस कैश फ्लो ऑफ ईयर 1 के ऊपर इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला देन द बाय डिफॉल्ट वैल्यू विल बी ईयर 0। क्यों होता है ऐसा याद करने के लिए नहीं, कॉन्सेप्चुअली रीड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉल मैसेज में आप मुझे व्हाट्सएप कॉल सॉरी नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई डेफिनेटली प्रोवाइड यू द सेम। उसके बाद मेरे पास आया कि अगर ईयर 0 का दिया और ग्रोथ रेट है तो क्या ईयर 1 का कैश फ्लो निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकल सकता है सर, 3% जोड़ने के बाद। देन इट सेज नेक्स्ट in the scenario 2 he is saying the tax rate is again 40%, the EBIT capital expenditure and depreciation will grow at the rate of 20% for the next 3 years। अगले 3 सालों के लिए तीनों चीजें 20-20% से ग्रो करेंगी। After 3 years the growth in EBIT will be 2%, in this first part it is 3%, in the second part it is 2%। the capital expenditure and depreciation will offset each other, that means कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम लोगों ने फ्री कैश फ्लोज निकालने होते हैं, अभी अभी आप लोगों ने देखा भी था कि उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग माइनस करते हैं नो पैट में से और डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। तो अगर दोनों अमाउंट बराबर होंगे तो टेक्निकली क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर एक अमाउंट ऐड होना है एक अमाउंट माइनस होना है तो उनका इंपैक्ट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। WC is 12%, debt ratio is again 10%, it means 90% is from equity। Scenario 2 cash flows, EBIT, capital expenditure, depreciation, change in this delta means change in working capital। So year 0, 1, 2, 3, 4 ये 20% जोड़ के and last year में if you see तो यहाँ पे दोनों कॉलम में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन कैपिटल एक्सपेंडिचर बराबर है तो उसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। Then it says FCFE is there for all the years, other information estimated market value of debt is 35 million and outstanding shares are 20 million। Then 4 questions were asked for 8 marks, so let's understand these parts। First it says in scenario 2 what is the FCFF of year 0 so here if you see the FCFF is missing, so how can we calculate sir? आप लोगों को बाद में इस वीडियो के ही लिंक में एक्सेल शीट भी मिल जाएगी, इसमें प्रॉपर्ली फॉर्मूला वाइज कैलकुलेटेड है। लॉजिकली इफ आई वांट टू कैलकुलेट देन दिस इज माय EBIT, इसमें से टैक्स माइनस करूंगा तो आई विल गेट नो पैट, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ आई रिड्यूस एंड डेप्रिसिएशन इफ आई ऐड एंड रिड्यूस दिस वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर देन you will be left with free cash flow for the firm। if you want to check the answer for this then the answer for this first part will be 15, 45 minus tax it will be 27, or you can say no PAT, then capital expenditure reduced, depreciation is added and change in working capital is reduced। Very simple question, but you have to understand this terminology, why these points are added and reduced। if you want the detailed explanation then different videos can be seen, now I'm not discussing this particular part in this particular video। so this is the 15 of the first part that you get as a answer, so the first part answer is 15। then it says as per the assumptions contained in scenario 1 the value of the firm is most accurately estimated as per scenario 1 if I tell you the here cash flow is 30, so growth is 3%, so here the cash flow will be 30.9, so this is the free cash flow of year 1 divided by weighted average cost of capital is 12% minus growth is 3%, so here you will get the value of the firm at 1 year early, that is year 0, and it will be equal to this, the answer given over here, this will be equal to the 343.33 approximately in millions if you are calculating। तो ये आपके पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा अगर आप 30.9 को 0.09 से डिवाइड करोगे, 30.9 डिवाइड बाई 0.09, 12 minus 3% basically, 0.09 can also be written as 9%, so the value of the firm at year 0 by default जब आप परपेचुइटी का फॉर्मूला लगाते हो KE minus G और WCC minus G प्रेजेंट वैल्यू निकल के ऑटोमेटिकली उसकी आ जाती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आप लोगों के पास आया, the third part asked in this question is the cost of equity for RIL is, now how to calculate the cost of equity। आपके पास WACC अवेलेबल है, आपके पास दोनों कॉस्ट और वेटेज भी दोनों की अवेलेबल है। अब मुझे एक चीज बताइए कि हाउ टू कैलकुलेट WACC, सर कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। WACC is available as 12, cost of debt
is given as 5%. It is missing here, but it was written in the question cost of debt, which was asked in exam. It was written cost of debt as 5%. So it was written 5 into weight of debt is 0.10 plus cost of equity is missing into weight of equity is obviously 0.90. So is it possible for us to calculate one simple value? The answer is yes, it can be easily calculated. And if you will calculate the X or KE, that you will get will be 12.77%. Can be easily क्रॉस चेक्ड कि अगर दोबारा क्रॉस चेक भी करना चाहो तो क्या आपके पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% आती भी है या नहीं, तो ये आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं. दिस इज द आंसर फॉर दिस थर्ड पार्ट. द आंसर इज 12.127778 equals to 12.78%. The last part of this question is in scenario 2 the present value of terminal value. Now terminal value under scenario 2, what do we understand by terminal value? Terminal value means जिस साल के बाद से आपकी ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद के सारे फ्यूचर टाइम की आज की प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास अगर हम देखें तो पहले 3 सालों के लिए तो 20-20% चल रही थी ग्रोथ रेट. यस सर. उसके बाद हमारे पास कितने पे ग्रोथ कांस्टेंट हो गई थी 2%, और ये 2% एज इट इज ही चलती रहेगी. तो इस कैश फ्लो के ऊपर व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% माइनस 2%, द वैल्यू यू गेट विल बी 1 ईयर अर्लियर. जैसे मैंने आपको बताया, अगर इस चीज का लॉजिक आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. प्रॉपर लॉजिक इस चीजों का होता है. दीज आर नॉट टू बी क्रैम्ड. ये प्रॉपर लॉजिकल चीजें हैं जो अगर एक बार आप समझ जाए तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आती है. तो यहां पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा then this value will be equal to, I'm having the Excel sheet for this, the value of the firm 1 year earlier will be 406.2. if 40.62 divided by 0.10, 40.62 divided by 0.10, the value 1 year earlier you will get. Why sir 1 year earlier? That is the logic. 406.2. but this is how this formula works. If you want to remember the formula you can. If you want the detailed description then you can ask me. Then but it is, the question is asking you that what is the present value of this terminal value. Now we know that the terminal value that we got at the end when we applied the formula on 4th year, here I get 406.2, but I need the present value of this, so I have to simply discount this value for 3 more years. So how to get that sir? 406.20 divided by 1 plus 0.12, that is WCC raised to power 3. So if you will do that you will get the answer as 289.12, approximately 289.12 approx millions. So these were the 4 parts. Simply revise them properly, and this is simplest question, but if asked in exam for 8 marks and if will still not be able to solve it, then there is a huge problem, because each and every mark counts. तो उस सिचुएशन में आपने बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ के जाना है. इसी क्वेश्चन में सेम डाटा के साथ डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. इसमें अभी तक आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं पूछा गया, सॉरी आप लोगों के पास वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं पूछा गया. वैल्यू ऑफ इक्विटी सर कैसे निकलता है? जो भी ये कैश फ्लोज होंगे इन सब की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा इंक्लूडिंग टर्मिनल वैल्यू, दैट विल द वैल्यू ऑफ द फर्म. उसमें से अगर वैल्यू ऑफ डेट दैट इज गिवन 35 माइनस करेंगे, दैट विल बी वैल्यू ऑफ इक्विटी. एंड वैल्यू ऑफ पर शेयर भी पूछ सकता है वो, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय 20 मिलियन, द नंबर ऑफ शेयर्स वर आल्सो गिवन. सो IBBI is using the artificial intelligence kind of things also, that उसमें क्वेश्चन के डाटा और क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं. तो सेम ही केस स्टडी को क्वेश्चंस आपके पास 4 कुछ और भी हो सकते हैं. तो उस चीज के लिए आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा. एंड द ओनली की टू दैट सक्सेस इज सिंपली ट्राई टू कवर द concept, not the cramming of the question will help you out. सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके इस एग्जाम में हेल्प करेंगे, क्रैमिंग कभी भी नहीं. कुछ भी दिक्कत होती है, दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी. और
किसी चीज के ऊपर इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कोई आपके पास क्वेश्चन हो या आप लोगों के पास कोई पॉइंट हो जिसको आप चाहते हो कि डिस्कस कर सकें, तो वो जरूर आप इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन द सेम फॉर योर हेल्प। सो डू वेल। इस चैनल को कोशिश करनी है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो आप लोगों को साथ के साथ अपडेट्स ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी और सारा के सारा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर होता रहेगा। ऑलरेडी बहुत सा कंटेंट जो आपके इस एग्जाम के लिए हेल्प कर सकता है वो इस चैनल पर अवेलेबल है। एक्स्ट्रा आपको कुछ चाहिए, जस्ट कमेंट and I'll definitely try to share that knowledge with you. Best of luck, do well, and always pass the exam. That is the only key over here. For that purpose, any help is required, I am always there. Thank you so much.